हेलो एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग फरवरी का करंट अफेयर करेंगे। और जैसा कि मैं बता दूं कि फरवरी में ज़्यादा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर है नहीं, और वैसे भी फरवरी 28 डेज का होता है। फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि कोई भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर छूटे ना, और कोशिश ये रहेगी कि एक ही वीडियो में वन शॉट में इस फरवरी मैगज़ीन को फिनिश कर दिया जाए। और इस जनवरी का ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट पॉलिटी रहता है, पॉलिटी से शुरू करेंगे हम लोग। तो पॉलिटी में है फर्स्ट फ्रीबीज। तो फ्रीबीज का इम्पोर्टेंस हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, फिर भी हम लोग कुछ चीज़ें देख लेंगे। जैसे कि फ्रीबीज और इसेंशियलिज्म दो चीज़ होता है। अब ये फ्रीबीज और इसेंशियलिज्म में दोनों में बॉर्डर लाइन क्या है, ये अभी तक डिबेटेड टॉपिक है। ठीक है, ये एक्सपर्ट भी तय नहीं कर पाते कि कौन सा इसेंशियल। आप जिस इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीबीज बोलते हो वो किसी गरीब के लिए एक इसेंशियल का काम करता है। तो एक कंटेस्टेड टॉपिक है और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग इससे स्किप करेंगे। और एक अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच बता देते हैं यहाँ पे। अमर्त्य सेन बहुत बड़े हमारे इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने एक कैपेबिलिटी अप्रोच दिया था। कैपेबिलिटी अप्रोच क्या है? उन्होंने कहा था कि उनका कहने का मेन तात्पर्य ये था कि किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए फ़िश देने से अच्छा है उसे फ़िश पकड़ना सिखा दो। मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी बिल्ड कर दो ताकि उसकी गरीबी ख़त्म हो जाए। बस इसी को कैपेबिलिटी अप्रोच कहते हैं। जो अभी हमारा फ्रीबीज चलता है उसे कंसेंट नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास एजुकेशन फ्री होना चाहिए, हेल्थ केयर फ्री होना चाहिए, जिससे एम्पावर्ड हो, जो पीपुल्स हैं वो एम्पावर्ड हो और वो कमाना सीख जाए। तो ये था अमर्त्य सेन का फिलॉसफी। आगे देखते हैं स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन स्टेट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो ये देखेंगे कि ये रिलीज कौन किया है। नीति आयोग मत मार दीजिएगा आप लोग, ये पंचायती राज ने रिलीज़ किया है। इसमें यह है कि फ़ंड डिवोल्यूशन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन से स्टेट का है। फ़ंड डिवोल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि 3F की हमेशा कमी रहती है हमारा पंचायती राज को। और इसमें सबसे फर्स्ट देखते हैं कि कर्नाटका फर्स्ट है, केरला और तमिलनाडु जो साउदर्न स्टेट है वो अच्छा परफॉर्म करते ही हैं पंचायती राज में। अब पंचायती राज के बारे में यदि थोड़ा सा ब्रीफ बात कर ले तो पंचायती राज का ट्रेस तो हमें एंशियंट टाइम से ही मिलता है। आपको पता होगा वैशाली, चोला किंगडम, ये सब में पंचायती राज का ट्रेस मिलता है। यदि कॉलोनियल पीरियड में बात करें तो कॉलोनियल में आपका लॉर्ड मेयो आते हैं, जिन्होंने म्यूनसिपल का फादर कहा जाता है। ये यूपी PCS में आया भी था क्वेश्चन। और दूसरा रिपन भी है, रिपन ने भी रिफॉर्म लाया था। और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में लेकर आए तो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में 3 लीडर थे जो पंचायती राज के ऊपर ज़्यादा कंसर्न थे। फर्स्ट आपके नेहरू चाचा थे, सेकंड आपके अंबेडकर साहब थे, और थर्ड थे गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का सीधा था, ये ग्राम स्वराज की बात करते थे। इनका मानना था कि पूरी इंडिया जो हमारी इंडिया है उसकी आत्मा गांव में ही रहती है और हमें उनको एम्पावर्ड करना चाहिए सेल्फ रूल के लिए। इनका ये व्यू था। जबकि BR अम्बेडकर और नेहरू चाचा इनसे थोड़ा सा अपोज करते थे। BR अम्बेडकर साहब का कंसर्न ये था कि वो बोलते थे कि गांव में हमारा जो कास्टिज्म है ना वो ज़्यादा इंट्रेंच्ड है। यदि पावर किसी पार्टिकुलर पर्सन के हाथ में दे दिया जाए तो पक्का है किसी डोमिनेंट क्लास के हाथ में जाएगा और डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ जाने का खतरा रहेगा। तो ये इनका फिलॉसफी था। उसके बाद नेहरू चाचा का कहे तो चाचा चाहते थे कि पंचायती राज इस्टेब्लिश हो, लेकिन पीपुल्स कैपेबिलिटी में बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही पंचायती राज को अच्छे से चला सकते हैं। और इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था जिसमें हमारा BDO का एक रोल आता है, तभी से BDO का रोल फेमस हो गया था। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कहा गया था कि BDO जो है वो एक खाका तैयार करेगा, प्लानिंग करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था पूरी तरह से फेलर था और बहुत सारे रिपोर्ट में इसकी क्रिटिसिज्म भी की गई थी। जैसे फर्स्ट बलवंत राय मेहता जी को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए बोला गया था। इन्होंने रिव्यू करके रिपोर्ट ही दिया था कि जो CDM है वो सक्सेसफुल तब तक नहीं हो सकता जब तक पीपुल्स पार्टिसिपेशन इंश्योर ना कर लिया जाए।
तो बलवंत राय मेहता जी ने 3 टियर का दिया था, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का ये था। उसके बाद अशोक मेहता साहब थे, ये बलवंत राय मेहता 57 में थे, 77 में थे। इसका कॉन्स्टिट्यूशन जनता गवर्नमेंट जो बनी थी मोरारजी देसाई साहब के टाइम पे किया गया था। ये तो उनका गवर्नमेंट ही ख़त्म हो गया था, तो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये भी है। इसे याद करने के लिए एक जो कमेटी है उसे आप ऐसे कर सकते हैं, बाघ सिंह। बाघ से बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, जीवीके राव और ये सिंघवी, LM सिंघवी, जो 86 के लगभग में हुआ था, ये 85 में। ठीक है। तो जीवीके राव का एक कमेंट था, ग्रास विदाउट रूट, ये याद कर सकते हैं आप। उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं LM सिंघवी के पास। ये सिंघवी जी का कमेटी राजीव गांधी वो प्रोएक्टिव थे पंचायती राज को लाने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने LM सिंघवी के अंदर में एक कमेटी गठन किया था। अब कमेटी का रिपोर्ट ये था कि कमेटी ने सीधा बोला था कि पंचायती राज हमारा फेल नहीं हुआ है, बल्कि इसे फेल किया गया है। ठीक है। क्योंकि राजीव गांधी जी ऑलरेडी 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए थे पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देने के लिए, जबकि ये क्या हुआ था, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ये क्यों अशोक LM सिंघवी साहब ने ऐसा कमेंट इसलिए कहा था क्योंकि उस टाइम पे जो स्टेट्स थे ना, पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इंदिरा गांधी के टाइम का सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है। कैसे पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया और स्टेट को बेरेफ्ट कर दिया गया उनके पावर से। अब उसी टाइम उसी के दौरान आ रहा था ये आपका पंचायती राज सिस्टम। अब पंचायती राज सिस्टम से स्टेट्स जो हैं उनको ये डर लग रहा था कि उनके पावर्स जो हैं वो बाद में हो सकता है कि कुछ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे लोकल गवर्नमेंट को, और इसलिए ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इसी बात को लेकर LM सिंघवी साहब ने कहा था कि पंचायती राज खुद में फेल नहीं है, बल्कि इसे नेताओं द्वारा फेल किया गया था। ये इस तरह से है। तो खैर राजीव गांधी का इनिशिएटिव तो पास नहीं हो पाया था। फिर हमारा नरसिम्हा राव के टाइम पे, PV नरसिम्हा राव के टाइम पे इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 एंड 24 के टाइम पे पास हुआ था। इसके कुछ प्रोविजंस हैं वो हम लोग देख लेंगे। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो अशोक मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर दिया था, एक मंडल का मंडल पंचायत और एक विलेज पंचायत, दो जिला पंचायत और मंडल पंचायत। इसमें क्या था कि ग्रुप ऑफ विलेज था, ये जिला परिषद और ये ग्रुप ऑफ विलेज। ठीक है। ये अशोक मेहता 1977 में दिए थे। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें तो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। टॉप जो स्टेट है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आप याद कर सकते हैं। अब इसमें है जी से याद कर जी से ग्रेविटी होता है, भार होता है। भार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी। तो जो भी ड्यूटी है पंचायती राज की जी से है। ठीक है। H में आपका आ जाएगा पंचायती राज का इम्पोजिशन, जो टैक्सेज लगा सकते हैं, टोल टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। I से आपका आता है फाइनेंस कमीशन, I फॉर फाइनेंस कमीशन। और बाकी कुछ है, जैसे D है रिजर्वेशन है, और D के बाद B है, C है कंपोजिशन ऑफ पंचायती राज। इस तरह से जो इसके सब क्लाउजेज हैं वो आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है वो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के तहत लगता है। वो आपका आर्टिकल है 356, और 356 में आपका जो टाइमिंग मिलता है पार्लियामेंट में पास करने का वो 2 मंथ्स का होता है। ये पार्लियामेंट को सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है 2 महीने के अंदर। एक बार में ये जैसे ही एक्सरसाइज होता है 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, और मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए जा सकता है। ठीक है। अब SR बोम्मई केस के बाद जो SR बोम्मई में वर्डिक्ट आया था उसमें सीधा क्या गया था कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट रूल लगे थे वो बहुत कम हो गया था, मतलब उसके पहले 100 थे, उसके बाद 35, इस तरह से था। ठीक है। और सबसे ज़्यादा यदि बात किया जाए तो प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में ही लगा हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल का। वक्फ अमेंडमेंट बिल में सीधा आपको याद करना है कि कौन सा एक्ट ये अमेंड किया गया है। वक्फ एक्ट 1995 का है, और इसमें अमेंडमेंट में क्या क्या प्रोविजंस है उतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग सीधा आगे करते हैं। आगे हम लोग IR में बात करेंगे। IR में जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन,
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये मोदी जी के आने के बाद शुरू किया गया था। ये एक्चुअली कॉन्सेप्चुलाइज तो आपका 2008 में ही किया गया था, लेकिन ये मोदी जी के आने के बाद ये ज़्यादा प्रोएक्टिव हुआ था 2014 के बाद, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और इसीलिए आप देखे होंगे कि जैसे ही मोदी जी फर्स्ट टाइम जब आप शपथ ले रहे थे तो उन्होंने अपने सारे नेबर्स कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग पाकिस्तान को बुलाया था। आगे मूव करते हैं हम लोग। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें ये पढ़ना है कि 2047 तक हमारा 100 गीगावाट तक पूरा करने का बजट में प्लान किया गया है, एम किया गया है कि 100 गीगावाट तक हम लोग ले आएंगे 2047 तक। उसके पहले 2033 तक 5 एसएमआर लाने की बात कही गई है। स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर होता है। स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर की बात करें तो वो 300 मेगावाट का होता है। ये पोर्टेबल होता है, कहीं पे भी ले आ सकते हैं, ठीक है। ये छोटा होता है, तो इसकी बात कही कि एटलीस्ट 5 एसएमआर हम लोग इंस्टॉल कर देंगे 2033 तक। 20,000 करोड़ रुपये भी अलोकेट किया गया है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो एक आईसीजे होता है, एक आईसीसी होता है। तो आईसीसी जो बना था ये रोम स्टैट्यूट के साथ बना था। ये 1998 में और फोर्स में आया था 2002 में। रोम स्टैट्यूट याद कर लीजिएगा। और आईसीसी का मेंबर बात करें ना तो चाइना है, ना रसिया है, ना इंडिया है। मेन जो कंट्रीज हैं आईसीसी के हैं नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि इन्होंने रसिया के प्रेसिडेंट को अरेस्ट का वारंट निकाला था, तो वही कंट्री इसको इम्प्लीमेंट करेगा जो इनके मेंबर है, वही कंट्री सुनेगा जो इनके मेंबर। तो ये रसिया तो है नहीं। और आईसीजे का बात करें तो ये आईसीजे है, ये यूएन का पार्ट है और ये अलग है। 1945 में बना था ये, जबकि 1998 में बना था। अब आईसीसी की बात करें तो ये आईसीसी है ना, ये पार्टिकुलर पर्सन बोले तो जैसे गेनोसाइड के लिए और ये सब के लिए एक्शन लेता है, जबकि आईसीजे पार्टिकुलर पर्सन के लिए कोई भी रोल इसका नहीं है। ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में ज़्यादा भूमिका निभाता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओपेक प्लस, रिसेंटली ब्राज़ील को इंक्लूड किया गया है ओपेक प्लस कंट्रीज़ में। ओपेक प्लस 12 कंट्रीज़ का मेंबर है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। बगदाद और 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब इकोनॉमी में आते हैं हम लोग। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे गवर्नमेंट ने 30 जो मिनरल्स है उसको क्रिटिकल मिनरल्स का दर्जा दिया है, 30। और बता दें हमारा जो मेन क्रिटिकल मिनरल्स है वो चाइना से इंपोर्ट होता है। रिसेंटली चाइना ने टैरिफ वार के चक्कर में कुछ इम्पोर्टेंट जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसका एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यह हमारे पास क्या है कि क्रिटिकल मिनरल्स तो है लेकिन वो इकोनॉमिक नहीं है उसे एक्सट्रैक्शन करने में, ठीक है। तो हम चाहें तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके आगे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। हमारा क्रिटिकल मिनरल्स ज़्यादा जो हैं उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। और क्रिटिकल मिनरल्स का रोल आप जानते ही हैं, निकेल हो गया, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम, ये सब जो है वो आजकल के सोलर टेक्नोलॉजी या फिर इंटीग्रेटेड चिप जो भी है ये सब में बहुत उपयोग होता है।